ठीक है, चलो देखो, है ना। तो लास्ट क्लास में अपने कंसिडरेशन पढ़ा था, अब अपन पढ़ रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब की एबिलिटी, है ना। तो कानून ने 3 प्रकार की एबिलिटीज बताई हुई हैं, ठीक है। 3 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं, और बेसिकली 2 टाइप की हैं, और तीसरे में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो क्या इंक्लूडेड है, चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसमें सबसे पहले जो कवर्ड है वो है कि जो व्यक्ति मेजॉरिटी की एज पे पहुंच चुका है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी नॉर्मल अगर लाइफ में अपन सोचें तो जो मेजर है, समझदार है, वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो 18 साल का हो चुका है वो मेजर है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 18 साल से कम के लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके बेनिफिट वाले हो सकते हैं, वो अलग मैटर है। अरे समझ, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि साउंड माइंड का होना चाहिए, और तीसरा कानून ने स्पेसिफिकली उसको डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। इन इंडिया द एज ऑफ मेजॉरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, है ना, तो वो अगर 18 साल का हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ये जनरल बात है। अगर समझना, अब इसके एक एक फैक्टर को जो है वो हमको पढ़ना है। एक एक फैक्टर को जो है वो हमको पढ़ना है। क्लियर है, ठीक है ना। इसके एक एक फैक्टर से अपने को एक एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आपके जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर फैक्टर से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट जो अगर माइनर के साथ अग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड एब इनिशियो। सबसे पहली बात की वॉइड एब इनिशियो मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा, वो अग्रीमेंट ही इनवैलिड है। अरे समझने, इसमें एक केस लॉ है कि एक माइनर ने 20,000 रुपये उधार लिए थे, समझ आ रहा है, और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी। तो जिससे उधार लिए थे वो उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में लेने के लिए आया, क्योंकि माइनर ने लोन नहीं चुकाया। अरे समझ, तो वो कोर्ट पहुंच गया। तो कोर्ट ने बोला कि भैया तुमने माइनर को उधार दिया ही काय को, तो उसका जो मॉर्गेज है वो इनवैलिड करार दे दिया गया। अरे समझ, तुमने कहा भैया कि माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो माइनर की प्रॉपर्टी अगर तुमने गिरवी रखी भी है तो माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अरे समझ, तो इस तरीके से ये वाले केस में माइनर जो है वो जीत गया। क्लियर है बेटा। फिर क्या है, नो रैटिफिकेशन। नो रैटिफिकेशन वाले पॉइंट में क्या था कि अगर माइनॉरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तुमने, अगर मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तुमने माइनॉरिटी में किया है, तो उसके मेजॉरिटी में आकर के अप्रूव कर दे, तो अब तो मेजर हो गया, अब अपने पुराने एक्ट को अप्रूव कर दे। तो हमने फिर पढ़ा था कि भैया नहीं, अप्रूवल नहीं चलता, तुम पुराने एक्ट को ऐसे अप्रूव नहीं कर सकते। पुराने की कोई वैलिडिटी नहीं, उसका कंसिडरेशन वंसिडरेशन किसी भी चीज की कोई वैलिडिटी नहीं है। आपको फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कर लो, आप फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप पुराने को ऐसे चेंज वेंज नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में, क्लियर है। पुराने कोई अप्रूवल दे दो तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। इसमें अपन ने जो पढ़ा था कि भैया प्रोमिसरी नोट है कि पुराने में एक्ट किया हुआ था तो उसका प्रोमिसरी नोट बाद में बन रहा था, तो वो वैलिड है क्या, नहीं। तो प्रोमिसरी नोट बाद में किया तो कोई वैलिड नहीं है वो। आ रहा है समझ में, ठीक है। माइनॉरिटी वाला रिप्लेस भी किया तो कोई मतलब नहीं है उसका। क्लियर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कि वो बेनिफिट ले सकता है। इसका मतलब माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट में बांध नहीं सकते, लेकिन माइनर किसी और को कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली बांध सकता है। तो दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट नहीं करता उसको कि वो अदर पार्टी को बाउंड कर दे। मैंने बोला था ना, एज इट इज लाइन आ जाती है, ये क्वेश्चन भी था। तो एक प्रोमिसरी नोट अगर माइनर के फेवर में है तो वो वॉइड नहीं है। माइनर ने अगर किसी के लिए इशू कर रखा है तो वो हो सकता है कि वॉइड हो, ठीक है, लेकिन माइनर के फेवर में है तो फिर वो वैलिड रहेगा। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, माइनर जो है वो फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। आ रहा है समझ में, ठीक है। हाउएवर ही में विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वो एडमिट हो सकता है ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। क्लियर है क्या बेटा, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल में लिखा था कि माइनर के फेवर में अगर कोई मॉर्गेज है, माइनर के फेवर में कुछ गिरवी रखा है, तो माइनर उसके खिलाफ एक्सरसाइज कर सकता है क्या अपना वो, तो हाँ वो कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। फिर माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर जो है वो हमेशा रो सकता है कि भैया मैं तो माइनर हूँ, आ रहा है समझ, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है फिर माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, माइनर के ऊपर फिर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। आ रहा है समझ में। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। पहले तो माइनर ने बोला कि भैया मैं तो
मेजर हूँ, बाद में फिर वो रोने लगा, बोला कि नहीं नहीं मैं तो माइनर हूँ, तो क्या माइनर की फिर ये वाली बात मान लेंगे? तो हाँ बेटा, माइनर की ये वाली बात मान लेंगे। आ रहा है समझ में? तो माइनर को झूठ बोलने पर भी बेनिफिट मिल जाएगा, तो हाँ माइनर को झूठ बोलने पर भी बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो माइनर अपनी माइनॉरिटी को डिफेंस में लेके कभी भी आ सकता है कि भैया मैं तो माइनर हूँ, मुझे माफ कर दो, तो हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? क्योंकि कानून के हिसाब से भैया वो उसको समझ नहीं थी, समझ में आ रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में वो झूठ भी बोल गया अपनी ना समझी में, मतलब एक तरीके से। क्लियर है? फिर क्या है? नेसेसरीज। तो नेसेसरी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि माइनर को बांधा जा सकता है, और उसमें माइनर को भी नहीं बांधेंगे अपन, माइनर की प्रॉपर्टी को बांध सकते हैं एक तरीके से, ऐसा समझ लो। क्लियर है? तो लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज में सबसे पहले तो नेसेसरीज का मतलब क्या है? तो नेसेसरीज का मतलब है कि बहुत बेसिक जो है जीवन जीने के लिए, है ना, रोटी कपड़ा मकान, और उसके अलावा जो आपका जो एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सब किसमें आती है? नेसेसरीज में। आ रहा है समझ में? तो अगर मान लो कि नेसेसरीज हैं, समझ रहे, अगर मान लो कि क्या है कि नेसेसरीज हैं, तो इनको अगर किसी व्यक्ति ने प्रोवाइड किया है तो माइनर बंध जाता है। माइनर लेकिन बंधता पर्सनली नहीं है। माइनर कैसा बनता है कि मतलब अब माइनर लायबल होगा, लेकिन कैसे लायबल होगा माइनर? समझ रहा है कि माइनर की प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है। आ रहा है समझ में? और माइनर के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कुछ रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल लायबिलिटी माइनर की अपन इस केस में भी मना कर रहे हैं कि मतलब पर्सनल लायबिलिटी तो इस केस में भी नहीं आ रही है। क्लियर है? ठीक है ना? तो अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो उसको बेसिक लाइफ की चीजों को प्रोवाइड करने के लिए है ना, और माइनर के पास पहले से वो चीजें नहीं है, समझ रहे? अच्छा, आपने अगर उसको लोन भी दिया नेसेसिटी के लिए तो भी माइनर की प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर माइनर को आपने लोन दिया तो भी माइनर जो है वो बंध जाता है, मतलब माइनर की प्रॉपर्टी जो है वो बंध जाती है, समझ रहे? और इसी उस पे एजुकेशनल लोन वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? वैसे तो बैंक अलग से भी पेरेंट्स वगैरह को भी बांध लेती है, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। क्या गार्जियन के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हैं? तो देखो, नॉर्मली गार्जियन एक अलग पर्सन है, माइनर अलग पर्सन है। गार्जियन माइनर के बिहाफ में नहीं कर सकता, लेकिन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए है, समझ में, और गार्जियन के अथॉरिटी में है ना, माइनर के बेनिफिट के लिए है और गार्जियन के अथॉरिटी में है, तो क्या होगा? तो फिर वैलिड हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो फिर वैलिड हो जाएगा। क्लियर है गाइस? हाँ, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। उसके बेनिफिट में नहीं हो पाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसमें लिखा है कि गार्जियन के पास कोई पावर नहीं है माइनर को बाइंड करने का, ठीक है, पर सर्टिफाइड गार्जियन जो है विद द सैंक्शन ऑफ कोर्ट, वो अच्छा हाँ, तो गार्जियन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता उसके लिए, लेकिन कोर्ट से अगर सर्टिफिकेट मिला है तो कर सकता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में तो जो है इसका सेकंड पैराग्राफ वो थोड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन को लेकर के आया हुआ है। क्लियर है? तो ये वाली बात याद रखेंगे कि नॉर्मली गार्जियन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। एक उसका भी एक्सेप्शन है, एक सर्टिफाइड जो है गार्जियन वो बेच सकता है माइनर की प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं। ठीक है, एक सेकेंड है ना। ठीक है। हम्म। ठीक है, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कभी भी माइनर को फोर्स नहीं किया जा सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कभी भी माइनर को फोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब माइनर को अपन ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि भैया हमने तुम्हारे लिए नेसेसरी प्रोवाइड की तो तुम अब पर्सनल परफॉर्मेंस दो, किसी भी केस में। समझ आ रहा है? ठीक है, माइनर पर पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया वही निभाओ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया वही निभाओ तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेसेसरीज भी अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई भी जो जो बात है वो माइनर पर एप्लीकेबल नहीं होती। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है
वही आपको निभाना पड़ेगा। तो ये वाली बात किस पर लागू नहीं होती बेटा, माइनर पर लागू नहीं होती। क्लियर है? फिर क्या है, माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं होता, माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं होता, क्योंकि माइनर की लायबिलिटी नहीं होती, इतनी लायबिलिटी हो ही नहीं सकती, मतलब बेसिकली लायबिलिटी नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली बात है इंसॉल्वेंसी भी नहीं आएगी, क्योंकि इंसॉल्वेंसी आती ही कब है, जब बंदे की लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाए। क्लियर है? पार्टनरशिप में फिर वही बात है कि क्या वो पार्टनर बन सकता है, नॉर्मली आंसर है नहीं। क्या वो स्पेशल केस में बन सकता है, तो वो बेनिफिट्स के लिए सारे पार्टनर्स, है ना, सारे पार्टनर्स की मर्जी से, ठीक है, बनी बनाई पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। क्लियर है? ठीक है ना। फिर क्या माइनर एजेंट बन सकता है? हाँ, माइनर एजेंट बन सकता है, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनर एजेंट अगर है तो एजेंट की वैसे भी लायबिलिटी नहीं होती, वो तो दूसरों को बांध देता है, तो माइनर की लायबिलिटी नहीं आएगी। माइनर एजेंट बन सकता है, अगर माइनर एजेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आ रहा है समझ में? क्या माइनर अपने पेरेंट गार्जियन को बांध सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं बांध सकता, क्योंकि माइनर अलग है, गार्जियन अलग है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, ठीक है ना। नेसेसिटीज के लिए भी पेरेंट्स को नहीं बाइंड कर सकता, मतलब अगर माइनर ने कहीं से कुछ खरीद के खा लिया या कुछ ऐसा है, पैसे नहीं दिए, तो पेरेंट्स नहीं मांगे जा सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। ठीक है, सिर्फ जब पेरेंट्स ने मान लो कि चिल्ड्रन को एजेंट बनाया कि जाओ हमारे लिए लेकर का होती है, तो फिर पेरेंट लायबल होंगे, अदरवाइज अगर माइनर के साथ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट किसी ने भी किया तो वो वैलिड नहीं है। क्लियर है? फिर क्या है, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अगर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट है, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि एक साइड दो लोग हैं, एक साइड एक पर्सन है, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, याद है आपको? है ना, मेजर को पकड़ेंगे, मतलब माइनर लायबल नहीं होगा। चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है ना। चलो ठीक है ना, क्लियर है ना। फिर क्या था, श्योरिटी फॉर माइनर। ठीक है, श्योरिटी का क्या मतलब होता है, गारंटर। आ रहा है समझ में? तो गारंटर जो है, ठीक है, वो लायबल होगा। हाँ, समझ रहा, मतलब माइनर ने लोन लिया, है ना, और किसी ने उस लोन की गारंटी दी, किसी ने उस लोन की गारंटी दी, तो क्या वो माइनर की तो लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन क्या गारंटर की लायबिलिटी होगी? क्या गारंटर की लायबिलिटी होगी? हाँ बेटा, गारंटर की लायबिलिटी होगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि गारंटी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, श्योरिटी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो डायरेक्ट होता है गारंटर और क्रेडिटर के बीच, तो माइनर उसमें बीच में नहीं फंसेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। फिर क्या है, माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर एज अ शेयर होल्डर। क्लियर है? ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है देखो जरा, है ना, माइनर एज ए शेयर होल्डर क्या बोल रहा है। तो पॉइंट ये है कि भाई देखो, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, तो नॉर्मल जवाब है नहीं। समझना रहे, अगर कंपनी ने अलाउ किया है, स्पेशल केस में ट्रांसमिशन से उसको मिल रहे हैं, वो भी फुली पेड अप, तो वो बन सकता है। क्लियर है? बाकी अलॉटमेंट वगैरह से तो वो माइनर जो है वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता, अलॉटमेंट वगैरह से तो माइनर जो है वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। उसके बाद से टॉर्ट्स वाला था, तो टॉर्ट्स वाले में अपन ने क्या लाइन समझी थी कि अगर टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग, तो सिविल रॉन्ग जो है उसके लिए वो लायबल होगा माइनर जो है, ये बात लॉ ऑफ टॉर्ट्स में है। ठीक है ना। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में फंस के अगर उसने कुछ टॉर्ट किया है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट निभा रहा था उस समय अगर उससे कोई टॉर्ट वाली गलती हो जाती है, तो माइनर लायबल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट निभा रहा था और उस समय अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट निभाते समय कोई गलती टॉर्ट वाली हो जाती है, तो फिर क्या होगा, वो लायबल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा डाइसी रहता है, समझ रहे, नहीं आएगा तो मैं अलग से भी बता दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना इसकी। फिर दूसरा क्या था, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड अपन किसको समझते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातों को समझ पाए। समझ रहे, कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन वगैरह अगर आप समझ पा रहे हो, तो बोला जाएगा आपको क्या, कि भैया आप साउंड माइंड के हो। समझ रहे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की कोई चीज समझ नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, मतलब समझ रहे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मुझ पर क्या असर पड़ेगा, कोई जैसे इलिटरेट है या भाषा का ज्ञान नहीं है या बहुत ही बुद्धू है, समझ रहे, इडियट है अगर, तो क्या होगा, उसको क्या माना जाएगा बेटा, अनसाउंड माइंड का। तो ऐसे में क्या होगा कि अनसाउंड माइंड के जो लोग हैं,
उन लोगों पे भी क्या होगा, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अनसाउंड माइंड वाले जो लोग हैं, समझ रहे, उन पे भी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। माइनर जैसे देखेंगे अपन उनको, किसको, अनसाउंड माइंड वाले लोगों को, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे माइनर लायबल नहीं होता किसी चीज के लिए, हेलो, वैसे ही कौन लायबल नहीं होगा बेटा, ठीक है, अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति, है ना। फिर इसमें क्या है, एग्जांपल देखो, ठीक है ना, जो लुनाटिक असाइलम में है ना, वो लायबल नहीं होगा, ठीक है, जब तक कि वो वहां है। और यहाँ पर साउंड माइंड के अपन ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये अपन ने किस तरीके से देखा था कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस वक्त अगर मान लो वो अनसाउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जिस वक्त, हेलो हेलो हेलो, आ रहा है समझ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद पगला गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, हाँ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो कौन निभाएगा, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव निभाएंगे। अपन ने अभी भी देखा जो अपन चैप्टर में है उसमें परफॉर्मेंस क्या कोई दूसरा कर सकता है, तो हाँ, आ समझ में, किसी दूसरे को करना पड़ेगा। ये क्लियर है बेटा। बाकी इसकी सारी बातें किसके हिसाब से चलती हैं, माइनर के जैसे ही चलती हैं। नेसेसरीज वाला कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो सकता है बेटा, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। तो डिस्क्वालिफाइड पर्सन बहुत सारे हैं, तो माइनर के अलावा और अनसाउंड माइंड के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंट हो गया, कंपनी है जो, तो वो सिर्फ मेमोरेंडम में जितना लिखा है वैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अरे समझ में, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर फॉरेन सॉवरेन, अगर मान लो किसी दूसरे देश का राजा है वो है, तो वो लोग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनसे केस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, समझ में आ रहा है। फॉरेन सॉवरेन या तो कोई जो है ना एम्बेसडर, ये लोग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इन पे केस करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, क्योंकि दूसरे देश के रिलेशन खराब हो सकते हैं हमारे। एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब दूसरा देश का जो व्यक्ति है अगर वो दुश्मन देश है जिससे लड़ाई चल रही है, आ रहा है समझ में, तो फिर क्या होगा, उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे, आ रहा है समझ में। फिर क्या है, कॉर्पोरेशन, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेशन मतलब वही कंपनीज हो गई, कन्विक्ट्स मतलब कि वही जो जेल में है ना। इंसॉल्वेंट मतलब कि आप जानते ही हैं, ठीक है, जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा है। तो ये सारे लोग जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, समझना। कन्विक्ट जब तक जेल में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट जब तक के डिस्चार्ज नहीं हो जाता प्रॉपर कोर्ट से तब तक वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट की जगह पे कौन अपॉइंट हो जाता है, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर क्या था, फ्री कंसेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्री कंसेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट का क्या है रोल, ठीक है। फ्री कंसेंट यानी कंसेंट यानी एक्सेप्टेंस और फ्री यानी कि फ्रीडम, ठीक है ना। तो कंसेंट अगर फ्री नहीं होगी तो अग्रीमेंट क्या होगा बेटा, वॉइडेबल। अग्रीमेंट क्या होगा बेटा, वॉइडेबल। क्लियर है। अगर मान लो कि क्या फ्री नहीं होगी, ठीक है, कंसेंट फ्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अगर कंसेंट होगी ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अग्रीमेंट ही वॉइड है। कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना इसका मतलब। तो इसमें 5 पार्ट हैं, एक कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है ना। इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन चारों से क्या हो जाता है बेटा, वॉइडेबल। मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बेटा, वॉइड हो जाता है अगर बायलैटरल मिस्टेक है। और यूनिलैटरल मिस्टेक अगर पर्सन या नेचर को लेकर के तो है तो वॉइड है। अदरवाइज मिस्टेक से एक और वो निकलेगा कि मिस्टेक में, है ना, है ना, देखो ध्यान से, मिस्टेक का एक और इफेक्ट होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। समझ में आ रहा है, कब वैलिड होगा, समझ में आ रहा है, जब यूनिलैटरल मिस्टेक होगी। भैया यूनिलैटरल में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक अदर देन दीज मतलब ये, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई और यूनिलैटरल मिस्टेक हुई, इन दो के अलावा कोई और यूनिलैटरल मिस्टेक हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ये ध्यान रखना। यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या होता है बेटा, वैलिड। यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या होता है, वैलिड। अरे समझ में, ये दो केस में वॉइड हो जाता है। तो ये जो वॉइड लिखा हुआ है बायलैटरल में तो वॉइड हो जाता है, बायलैटरल मतलब दोनों पार्टी ने मिस्टेक कर दी। और यूनिलैटरल में अगर नेचर या आइडेंटिटी के अलावा किसी और कारण से, अगर मान लो वैल्यू को लेकर के है,
आ रहा है समझ में, ठीक है ना, यूनिलैटरल मिस्टेक, ठीक है, तो क्या होगा, वैलिड होगा बेटा कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना, समझ में आ रहा है। तुम गए दुकान में, तुमने गलत समझा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो वो तुम्हारी गलती है, कॉन्ट्रैक्ट उसके कारण कैंसिल नहीं किया जाएगा, ठीक है बेटा। फिर क्या बोल रहे हैं, है ना, कंसेंट की डेफिनेशन दी हुई है कि जब दो लोग सेम थिंग सेम सेंस में समझते हैं, तो तोता हाथी वाला अपन ने एग्जाम्पल किया था इसके लिए, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है ना, तोते का नाम हाथी था, ये तो याद ही होगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर मान लो दो लोग सेम थिंग सेम सेंस में समझ रहे हैं, तो ही उसको अपन कंसेंट मानेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और वो कंसेंट मजबूरी में नहीं होगी तो अपन उसको फ्री कंसेंट मानेंगे। तो कंसेंट का मतलब कि दोनों लोगों की सहमति सेम थिंग सेम सेंस में, सेम थिंग सेम सेंस नहीं है तो मतलब कंसेंट ही नहीं, सेम थिंग सेम सेंस नहीं है, सेम थिंग सेम सेंस नहीं है तो अपन कंसेंट ही नहीं मानेंगे, ठीक बेटा। फिर क्या बोल रहा है देखो, है ना, अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद देखो, इसी को पूरा दिया हुआ, उसके बाद समझाया है फ्री कंसेंट, ठीक है ना। तो कंसेंसस एडिडम किसका बताया था, दोनों सेम थिंग इन सेम सेंस, तो कंसेंट के लिए है कंसेंसस एडिडम, ठीक है। फ्री कंसेंट के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, कि भाई मेरी फ्रीडम होनी चाहिए। तो कोर्जन अगर है, समझ रहे, जबरदस्ती आपसे अग्री कराया गया है किसी चीज के लिए, अगर एक्सेप्टेंस आपकी जबरदस्ती ऑब्टेन की गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है आपके एंड पे, अरे समझ में, तो आप कैंसिल कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो बेटा, कैंसिल कर सकते हो, नहीं पसंद आया कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा क्या है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि मैं किसी पर अगर मेंटली दबाव बनाऊं, किस बात का, कि भैया मेरी ये बात माननी पड़ेगी तुम्हें, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं तो मतलब मैं कोई ऐसी धमकी नहीं दे रहा जो आईपीसी में मना हो, लेकिन मैं फिर भी मेंटली प्रेशराइज कर रहा हूँ किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो मजबूरी में आकर के मेंटली प्रेशराइज होकर के अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कोर्ट तुमको इजाजत देता है कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर पाओ, आ रहा है समझ में। फ्रॉड है तो मतलब मुझे झूठ बोला गया है इंटेंशनली, फ्रॉड है तो मतलब मुझे झूठ बोला गया इंटेंशनली, और मिसप्रेजेंटेशन है तो भी मुझे झूठ बोला गया लेकिन अनइंटेंशनली, आ रहा है समझ में, ठीक है, या कोई एक्टिव बात छुपाई है या इस तरीके से, क्लियर है। तो क्या होगा, अग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइडेबल। सबसे पहला था कोर्जन, तो कोर्जन मतलब कि किसी व्यक्ति से एक्सेप्टेंस ऑब्टेन कर लेना ऐसी कोई एक्टिविटी यूज करके जो आईपीसी में मना है ना, इंडियन पिनल कोड में जो मना है, ऐसी एक्टिविटी का यूज करके आप सामने वाले से अगर मान लो कि कंसेंट ऑब्टेन कर लेते हो। अगर मान लो आईपीसी में जो मना है एक्टिविटी, है ना, किसी के हाथ पैर तोड़ देंगे, प्रॉपर्टी तुम्हारी डिटेन कर लेंगे, ऐसा बोलना, ऐसा कर लेना या इसकी धमकी देना, ये दोनों ही आईपीसी में मना है, समझ आ रहा है। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये तो मना है, उसके अलावा आईपीसी का कोई भी एक्ट जो है अगर आपने किया, क्लियर है, तो क्या होगा, तो इस तरह से अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस ली गई है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, इनवैलिड, अरे वो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, है ना, तो अगर मान लो कि कमिटिंग कोई एक्ट करना या उसकी धमकी देना, फिर अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस जगह पर ये कोर्जन हो रहा है वहां पर आईपीसी लागू हो, आईपीसी लागू हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स लगना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट टैक्स उस जगह पे लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मतलब आईपीसी की नीड नहीं है, समझना, आईपीसी अगर नहीं भी है तो भी उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, अरे समझ में, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। फिर क्या है, इफेक्ट ऑफ कोर्जन, इफेक्ट ऑफ कोर्जन, ठीक है ना। तो कोर्जन का इफेक्ट क्या होगा, कोर्जन के इफेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, लेकिन कौन सी पार्टी के ऑप्शन पे, उस पार्टी के ऑप्शन पे, समझ रहे, जिसके साथ गड़बड़ हुई है, अरे समझ में, अग्रीव्ड पार्टी बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तो अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा, अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइडेबल, आ रहा है समझ में, ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद फिर क्या है, क्लियर। अगर मान लो कि इसका यूज करके किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया, वॉइडेबल था, और पार्टी ने बोला कि चलो कैंसिल ही करना है मुझे, तो कैंसिल कर देंगे,
लेकिन अगर कैंसिल करने के बाद मतलब अगर आप पहले से कोई बेनिफिट ले चुके थे तो वो वापस करना पड़ेगा बेटा आपको। आ रहा है समझ में? मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो तो सामने वाले का जो गलत पार्टी है उसका भी प्रॉपर्टी तो वापस करोगे नहीं करोगे, मतलब ये तो गलत हो जाएगा ना, मतलब क्लियर है? ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड, तो वो उसको वापस करना पड़ेगा। अगर मान लो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, पूरे किसी भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर मान लो मैंने पैसे वैसे दे दिए तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे बेटा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? फिर क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना? अच्छा, यहाँ पर एक वो है जो कमिटिंग थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड को क्या मानेंगे अपन? कोर्जन। तो हाँ मानेंगे। आ रहा है समझ में? थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड को अपन क्या मानेंगे? मतलब कोर्जन मानेंगे। क्लियर है? फिर क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब दो पार्टी के बीच में इस तरीके से दोस्ती है, रिलेशन है, जिसके कारण कि एक पार्टी दूसरे पर मतलब कि जबरदस्ती कर सकती है मेंटली कि भैया तुमको मेरी बात तो माननी पड़ेगी, ऐसा टाइप का कुछ। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हो? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट one of the party is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other। ठीक है ना? ठीक है। क्या बोल रहा है वो? A contract is said to be induced by undue influence where the party subsisting, where the relations subsisting between the parties are such कि one of the party is in a position to dominate the will of the other। एक पार्टी डोमिनेटिंग है और वो अपने डोमिनेशन का यूज भी कर रही है टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज। दो लोग हैं, उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। कब कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस है? जब एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में थी और उस पार्टी ने अपने डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश की है। आ रहा है समझ? तो जो सही पार्टी है, पार्टी नॉट एट फॉल्ट है, वो क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। आ रहा है समझ? अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन, कब मानेंगे कि एक बंदा जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है? कब मानेंगे कि एक बंदा जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है? कब मानेंगे ऐसा? तो देखो क्या बोल रहा है वो। ठीक है। जब मान लो कि दिख ही रही है कि एक बंदे के पास अथॉरिटी है दूसरे के ऊपर। आ रहा है समझ में? जैसे कि मास्टर सर्वेंट, है ना? जब कोई फिड्यूशियरी रिलेशन में हो जैसे पेरेंट चाइल्ड। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और तीसरा, व्हेन ही मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन जो कि मेंटली इतना डिरेंज्ड है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, ये बड़ी कम पॉसिबिलिटी है एक तरीके से। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि भैया उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल अटेंडेंट और इल पर्सन। आ रहा है समझ में? कि वो फिजिकली इतना चैलेंज्ड है कि वो अपने आप से कहीं मूव नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो वो जो दूसरा बंदा है वो क्या कर रहा है? वो उसके इसका फायदा उठा रहा है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक। फिर क्या है? वेरी मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सेकेंड पॉइंट जो है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, जैसे पेरेंट चाइल्ड वगैरह है, स्पिरिचुअल गुरु डिसाइपल है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपन मानेंगे कि डोमिनेटिंग पार्टी है। फिर अपन कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई इंडियन इन्फ्लुएंस का यूज किया भी गया है या नहीं। कर सकते हो, पहले डोमिनेंस से पता लगेगा कि कर सकते हो आप वो इंडियन इन्फ्लुएंस, फिर अपन देखेंगे कि भैया किया या नहीं किया उसको आपने यूज, है ना? ठीक है ना? ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या थे इसके कि ए जो है उसने पैसे उधार दिए बी को ड्यूरिंग माइनॉरिटी, और फिर जब वो एज में आया तो उससे एक बॉन्ड साइन करा लिया ग्रेटर अमाउंट का। आ रहा है? तो पेरेंट थे, तो पेरेंट ने क्या किया? अंडर इन्फ्लुएंस किया। अभी देखो, अभी इसको माइनॉरिटी भी चेक मत करना कि भैया ये तो वैसे भी वैलिड नहीं है। तो ठीक है, अभी अपन एक्चुअली कौन सा पॉइंट समझ रहे हैं ये बताओ। अभी अपन कौन सा समझ रहे हैं, है ना? अभी अपन कौन सा समझ रहे हैं, बस एक सेकेंड, है ना? अंडर इन्फ्लुएंस बस। ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, है ना? एक सेकेंड सुनो ना, बोलो नीचे वेट करेगा और गेट लगा दो, है ना? ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे आना चाहिए, बोलते हैं पहले कॉल करके आओ, वो आता नहीं है।
उसको बोलो लाइटें निकालने, अभी हमको टाइम चाहिए ना यार प्रॉपर। हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा ठीक है चलो। उसको बोल दो 1-1:30 बजे के आसपास आए, नहीं तो कॉल करके आए, तो हम ऐसे टाइम नहीं दे सकते, है ना। ठीक है चलो बेटा। गाइस 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 चलो एग्जाम्पल 1 देखो। हो गया ना एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखो, ठीक है, कि एक बंदे को डिसीज है, उसका जो मेडिकल अटेंडेंट है वो क्या कर रहा है, वो उससे एक अनरीजनेबल सम मांग रहा है फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज, बी एम्प्लॉइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। आ रहा है समझ में? तो क्या माना जाएगा कि बी एम्प्लॉइज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर ए बीइंग इन डेट टू बी, है ना, द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन ऑन टर्म्स विच अपीयर टू बी अनकॉन्शनेबल, ठीक है ना। मतलब मनी लेंडर है गांव का, और उसने ऐसी टर्म्स पे लोन दिया जैसे मान लो कि 100% इंटरेस्ट। आ रहा है समझ में? 70% इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो नहीं चलेगा, मतलब हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? 10% पर मंथ का इंटरेस्ट, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। दिस इज हाईली अनरीजनेबल, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। फिर एग्जाम्पल 4 क्या है, ए अप्लाइज टू अ बैंकर, है ना, मार्केट में स्ट्रिंजेंट है, मार्केट में सिचुएशन स्ट्रिंजेंट है और बैंक ने थोड़ा सा महंगा दिया लोन, तो वो क्या मानेंगे अपन अनकॉन्शनेबल, उसको अपन अनकॉन्शनेबल नहीं मानेंगे बेटा। आ रहा है समझ में? मतलब बैंक ने अगर मार्केट में कंडीशन ही थोड़ी सी सिचुएशन ही खराब थी ना, तो अगर मान लो कि क्या किया गया, थोड़ा सा टफ किया गया, हेलो हेलो हेलो, मार्केट में टफ कंडीशन थी, थोड़ा महंगा लोन दिया, है ना, तो ये चलेगा क्या? हाँ ये चलेगा, क्लियर है गाइस। फिर क्या है ना, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अंडर दिस प्रोविजन आर, ठीक है। इसमें क्या है कि अपन कैसे देखते हैं, मतलब कि डोमिनेंस अपन कैसे नोटिस कैसे करते हैं, तो पार्टीज के बीच का रिलेशन देख करके, है ना, किसी एक पार्टी की पोजीशन देख के कि क्या वो डोमिनेट कर सकती है वेल दूसरी पार्टी की, है ना। कैसे अपन पोजीशनिंग कैसे देखते हैं, तो रियल और अपरेंट अथॉरिटी, अगेन वही डिस्कशन रिपीटेड है, समझ रहे। रियल और अपरेंट अथॉरिटी मतलब कि दिख रहा है ना कि एक बंदा बॉस है एक बंदा एम्प्लॉई है, तो फिर क्या होगा कि बॉस जो है वो कर सकता होगा ना, डोमिनेटिंग पोजीशन में तो वो है। आ रहा है क्या समझ में? डोमिनेटिंग पोजीशन में वो है, क्लियर है। वेयर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन फादर एंड सन, सॉलिसिटर क्लाइंट, हस्बैंड वाइफ, क्रेडिटर डेटर, इस तरीके से। सॉरी 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 सॉरी, मैंने दूसरा वाला पढ़ दिया, मास्ट, वही मैंने कहा कि ये फिड्यूशरी वाला कैसे आ गया, चलो ठीक है सॉरी। देखो, वेयर पर्सन होल्ड्स रियल अथॉरिटी एज इन केस ऑफ मास्टर सर्वेंट या डॉक्टर पेशेंट एक्सेट्रा, समझ में आ रहा है? तो वहां दिख रहा है कि यार एक बंदे के पास थोड़ी अथॉरिटी है। फिर फिड्यूशरी रिलेशनशिप में भी क्या होगा, डोमिनेटेशन ऑफ द विल। आप समझ रहे हो, आपको ना कई क्राइटेरिया पे देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे आप डोमिनेशन पढ़ रहे हो, तो बस आपने डॉक्टर और पेशेंट पढ़ा तो आप फिर उसको सीधे यहीं पे इसी फैक्टर के बेस पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि भैया अच्छा डॉक्टर है तो अच्छा मतलब डॉक्टर की गलती होगी। मतलब जैसे होता है ना सड़क पे बढ़ते हैं तो भाई जो कार चला रहा है उसी की गलती होगी, तो ऐसा नहीं मानेंगे बेटा अपन। समझ गए इस बात को, ये ध्यान रखना बेटा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, मेंटल डिस्ट्रेस। तो कोई बंदा अगर मेंटल डिस्ट्रेस में है तो वो डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है, तो कोई बंदा उसकी जगह पे अगर मान लो कि डिसीजन लेने आ जाए, वही मेडिकल अटेंडेंट वाला मैंने बताया था एक, तो है ना। तो ये वही वाला है कि बॉडीली डिस्ट्रेस, इलनेस या ओल्ड एज के कारण अगर मान लो कि वो परेशान है, तो कोई बंदा जो कि उसका सारा काम कर रहा है, तो फिर वो हो सकता है कि डोमिनेटिंग पोजीशन में है, तो वो उससे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले या कुछ भी ऐसा करे, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, unconscionable bargain, where one of the parties to contract is in a position to dominate the will of the other and the contract is apparently unconscionable, that is unfair, it is presumed by law that the consent must have been obtained by undue influence. Unconscionable bargains are witnessed mostly in money lending transactions and in gifts. ठीक है ना। तो मनी लेंडिंग में ऑब्वियसली बात है, अनयूजुअल इंटरेस्ट रेट है तो अपन समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका एग्जांपल भी दिया है कि एक यूथ है, उसने 18 साल की एज में उसने 90,000 रुपये बोरो कर लिया और 2% पर मंथ का उसने वो किया,
है ना, स्पेंड हिज सेविंग्स एंड ड्रंकर्ड, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, तो उसको अनकॉन्शनेबल बोल दिया गया, ठीक है। फिर क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। कॉन्ट्रैक्ट को अपन वॉइडेबल कब कर लेंगे, जब वो जो डोमिनेंट पार्टी है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ऐसा भी था कि भाई एक को ज्यादा फायदा हो रहा है, एक को कम फायदा हो रहा है। मतलब कि समझो, अगर डोमिनेंट पार्टी नॉर्मल जो है वो डोमिनेंट पार्टी अगर दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, समझ में आ रहा है, तो बस इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा क्या कि वो डोमिनेंट पार्टी है, नहीं। अरे समझ में, कानून क्या कहता है कि भाई सिर्फ इस कारण से कि वो डोमिनेंट पार्टी है, सिर्फ इस कारण के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करने लग जाना। हेलो हेलो हेलो, अरे समझ में, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किस बेसिस पे होगा कि उसने अनड्यू एडवांटेज लिया है, तब जाकर के होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, अगर डोमिनेंट पोजीशन पे है कोई बंदा तो वो बताएगा, वो क्या प्रूफ करेगा कि भैया नहीं मैंने कोई अंडर इन्फ्लुएंस वो नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया। जो वीकर पार्टी है वो क्या बताएगी कि देखो अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन है, देखो इतना अनयूजुअल है कि भाई मतलब मैं ये नॉर्मली तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं, मैंने प्रेशर में आकर के किया। अब ऐसा समझने, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो कानून है वो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ग्रसित है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। एक सेकंड बेटा, है ना। हेलो, हाँ मेरी क्लास चल रही है। होंगे। मेरे हिसाब से डायरेक्ट उनके पेरेंट्स से कम्युनिकेट करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन मत रखो, कर दो। अरे मेरी बात समझो, तो उनसे आगे की पहले बातें कर लो, मतलब समझ लो कि ठीक है अभी मान जाएंगे अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की बातें क्लियर कर लो, क्योंकि जब अपन ये जब भी कोई किसी की टर्म एक्सेप्ट करो ना तो दिक्कत ये हो जाती है कि आगे के पूरा वो वैसे ही अपनी वो बन जाती है कि यार ऐसे ही करते हैं, है ना। नहीं नहीं, डेट्स वगैरह को लेकर के पहले वो ले लो, है ना। हाँ, 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं, बोल के गए थे ना 2 मिनट रुक जाओ, हैं, सबर नहीं है बिल्कुल एकदम। चलो 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 चलो, ठीक है। फिर क्या है, फॉरवर्ड। हेलो हेलो, आ रही है ना मेरी आवाज। चलो चलो, तो फिर क्या है आगे, है ना, एक मनी लेंडर ने किसी फार्मर को लोन दिया, ठीक है ना, 6% पर मंथ। 6% पर मंथ इज हाईली अनरीजनेबल, आ रहा है समझ में, इसलिए इसको क्या कर दिया, सेट असाइड। आ रहा है समझ में, अंडर इन्फ्लुएंस वाला मान करके, ठीक है। केस स्टडी, स्टूडेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इस टीचर की अपनी ब्रांड न्यू कार जो है वो हमको बेच दे, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या केस कर सकता है स्टूडेंट टीचर पे कि हमारी कार खरीद ली इनने सस्ते में, है ना, इतनी बड़ी वाली कार लाए थे हम। क्लियर है, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, कर सकता है केस स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉड, ठीक है ना। तो फ्रॉड में क्या होगा कि ये एक झूठ होता है, ये 5 बातें हैं। फ्रॉड में एक झूठ है, एक फैक्ट है, एक ऐसा फैक्ट जो कि फॉल्स है, मुझे पता है कि वो फॉल्स है, आ रहा है समझ में, क्लियर है। दूसरा क्या है, जानबूझ के छुपाई एक बात। तो इसमें थोड़ा सा आपको सिचुएशनल समझना पड़ेगा कि बातें छुपाना और जानबूझ के छुपाने में डिफरेंस है, कि आपने उसको कंसील किया, छुपा दिया, कपड़ा डाल दिया ऐसा, तो फिर वो गड़बड़ है, आ रहा है समझ में। अपने आप अगर कोई बात बस नहीं बताई
तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड ना, ठीक है ना। कोई बात नहीं बताई इज डिफरेंट फ्रॉम कोई बात एक्टिवली छुपाई। गाइस समझ रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब मैंने अगर प्रॉमिस किया और मेरी इंटेंशन पहले से कि मैं परफॉर्म तो करने वाला हूं नहीं, तो क्या होगा, तो भी कैंसिल हो जाएगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना, तो धोखा देने की कोई भी और कोशिश, समझ में आ रहा है, जिसमें आप धोखा इस तरीके से दे रहे हो कि सामने वाला हाँ कर दे। आप धोखा इस तरीके से दे रहे हो कि सामने वाला क्या कर दे, बेटा हाँ कर दे। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। और या तो एक्ट नहीं, किसी पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर एक्ट को क्या बोल दिया कि भैया ये क्या है, फ्रॉडुलेंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud। मतलब अगर सिर्फ क्या चुप रहना फ्रॉड है, तो नहीं, चुप रहना फ्रॉड नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो इसमें एक दो एक्सेप्शन है, जहां ड्यूटी थी, जहां साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, फिर वहां साइलेंस जो है वो फ्रॉड है, अदरवाइज साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है। हेलो गाइस, क्लियर है ये वाली बात? ठीक है ना। फिर क्या है, ए ने ऑक्शन में घोड़ा बेच दिया जो कि पगला था। तो ए ने कुछ नहीं बताया कि घोड़ा पगला था कि सही था, कुछ बताया नहीं इसमें, तो बताओ फ्रॉड है क्या? नहीं, ये कोई फ्रॉड नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो कि ए जो है वो, बी जो है वो ए की डॉटर है, आ रहा है समझ में, तो उसने नहीं बताया तो क्या होगा, तो फिर ये फ्रॉड माना जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि वहां पर क्या है, फिड्यूशियरी रिलेशन है, तो उसको बताना चाहिए था। आ रहा है समझ में? बाप ही अपने बेटे के साथ ऐसे करेगा तो फिर कैसे चलेगा? आ रहा है समझ में? पगला घोड़ा बेच देगा, मर मरा गई वो तो। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये? ठीक है ना। तो एज अ पेरेंट इट वॉज ड्यूटी ऑफ द ए टू स्पीक टू बी। ठीक है ना। फिर बी ने ऐसे कहा कि अगर तुम डिनाई नहीं कर रहे तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि भैया घोड़ा सही है। तो यहाँ भी क्या हो गई, ड्यूटी मतलब यहाँ पर साइलेंस इज इक्वल इन टू स्पीच हो गया, उसका कुछ नहीं बोलना एक जवाब बन गया। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिलेबल हो जाएगा। फिर ए और बी ट्रेडर है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ए के पास कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आ रहा है समझ में? ठीक है, और जो कि बी की विलिंगनेस को चेंज कर सकते हैं, बस ए ने नहीं बताई, तो एक्टिवली छुपाई नहीं, समझ में आ रहा, बस नहीं बताई तो चलेगा। एक्टिवली छुपाई, मान लो कि वो वहां कैटलॉग पड़ा था, वहां जैसे पहुंचे तो उसने कपड़ा डाल दिया कि उसको प्राइस दिखना जाए, तो दैट विल बी एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट के केस में क्या होगा, फ्रॉड माना जाएगा, अदरवाइज फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है ना, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17। तो कह रहा है कि भैया देखो, फ्रॉड के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, कि एक तो सबसे पहले आपकी जो बात है वो झूठ होनी चाहिए, है ना। बाकी साइलेंस जनरली फ्रॉड नहीं होता, समझ में आ रहा है? आपका एक फैक्ट होना चाहिए जो झूठ होना चाहिए। दूसरा कि रिप्रेजेंटेशन, उसको कह रहा है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जिस भी चीज का, तो वो फैक्ट होनी चाहिए, ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ओपिनियन गलत हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? मैंने बताया था कि ओपिनियन ज्यादा कम या इस तरीके के होते हैं, समझ में आ रहा है? फैक्ट जो होता है वो काफी एग्जैक्ट होता है। क्लियर है? ठीक है ना। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट शुड बी मेड with the knowledge of its falsity or without belief in its truth or recklessly not caring whether it is true or false। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है वो कि रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ और रेकलेसली नॉट केयरिंग वेदर इट इज, मतलब रिप्रेजेंटेशन अगर मान लो कि बिल्कुल फालतू, बिल्कुल ऐसे किया गया है कि भैया हमको कोई मतलब ही नहीं था कि ये सच है कि झूठ, इस तरीके से किया गया, तो उसको बोलते हैं रेकलेसली। आ रहा है समझ, बिल्कुल ही लापरवाही से, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक मकसद था कि भैया सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। तो जैसे आप किसी दुकान में जाओगे ना,
समझ में आ रहा है? तो वो जब बोलते हैं ना तो वो कुछ भी बोलते जाते हैं। तुम बोलते हो कि भैया ये प्रोडक्ट में ये है, तो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, हर चीज में हाँ ही हाँ बोलने लग जाते हो। अरे समझ कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्लियर है? ठीक है ना? फिर क्या है? The other party must have been induced to act upon the representation or assertion। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कि दूसरी पार्टी ने क्या किया, उस झूठ को सुना, उस पर एक्ट किया, उस झूठ के भरोसे पे उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। उस झूठ के भरोसे पे उन्होंने क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट किया। आ रहा है समझ में? ठीक है, और उस चक्कर में उनको धोखा हुआ। द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। और उस दूसरी पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट करने के चक्कर में, जिसके साथ फ्रॉड हुआ, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करने के चक्कर में लॉस भी हो गया। तो जब ये सारी बातें हुई कि मतलब उससे एक झूठ बोला गया, उस झूठ को उसने सुना, उसके बेसिस पे उसने एक्ट किया, उसके बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसी झूठ पे भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान भी हो गया। आ रहा है समझ में? तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है। इनफैक्ट डैमेजेस भी वो क्लेम कर सकता है। इनफैक्ट डैमेजेस भी वो क्लेम कर सकता है। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? इससे वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट बेटा हो जाएगा वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। ही कैन रेस्किन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है ना? ही कैन सू फॉर डैमेजेस, और वो डैमेजेस के लिए भी केस कर सकता है। बहुत ध्यान से समझना, फ्रॉड में ही डैमेजेस वाला केस है, समझना रहा है, और किसी में डैमेजेस वाला राइट नहीं है। ठीक है? और लास्ट तो ये है कि वो कोर्ट से बोलेगा कि नहीं भैया, अब जो इनने कॉन्ट्रैक्ट बोला था ना वो करो। समझना रहा है? अगर मान लो कि उसने बोला था कि ये जमीन हम तुमको बेच देंगे, तो अब वो बेचो, अब हम कुछ नहीं जानते, अब तुमको बेचनी पड़ेगी वो जमीन। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? फिर क्या है? मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। तो जनरल रूल तो यही है कि साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि जैसे गुड्स के सेल होती है उसमें केवीएट एम्प्टर चलता है। केवीएट एम्प्टर का मतलब क्या है? केवीएट एम्प्टर का मतलब ये है, ठीक है, केवीएट एम्प्टर का मतलब क्या है? केवीएट एम्प्टर का मतलब है कि मतलब लेट द बायर प्रिवेयर। आ रहा है समझ में? कि बायर ही ध्यान रखे। आ रहा है समझ में? केवीएट एम्प्टर का मतलब है कि बायर को ही ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? है ना? अबे ट्रेन वाला नहीं, वो तो आग आग लग गई तो बचने के लिए लिखा रहता है। अबे कुछ भी कर रहे हो तुम। अब गुड्स खरीद रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गुड्स अच्छे हैं कि नहीं। सेलर ने गुड्स के बारे में 4 चीजें नहीं बताई तो वो सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। समझ ना रहे? तुम धोखे से गलत गुड्स खरीद लाए तो सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। ये बात चल रही है अभी अपनी। आ रहा है समझ में? वो अलग मैटर है बेटा, यहाँ फ्रॉड का डिस्कशन चल रहा है। तुम कहाँ लेके जा रहे हो बात को? फ्रॉड हो जाएगा क्या वो? समझो मेरी बात को, हम फ्रॉड का डिस्कशन कर रहे हैं कि साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है। आ रहा है समझ में? तो केवीएट एम्प्टर से अपन फ्रॉड समझ रहे हैं कि अगर सेलर ने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया तो कल को मान लो कि वो जो बायर वो आकर के सेलर को नहीं बोल सकता है अरे तुम्हारे गुड्स में ये बात थी, तुमने हमको बताई नहीं, फ्रॉड किया है तुमने हमारे साथ। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो क्या होगा? ठीक है, तो उसको रखना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर ड्यूटी टू स्पीक होगी तो ये वाला है, इसमें फिर एग्जांपल दिया है वो सुअर वाला। समझ में आ रहा है कि सुअर को बुखार था, उसने बताया नहीं और बेच दिए, तो उसने खरीदे थे सब्जेक्ट टू ऑल फॉल्ट्स जो बायर था। हाँ बेटा बोलो। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि केमिस्ट को तो ये बोला जाता है ना कि भैया वो दवाई प्रिस्क्रिप्शन पे दे। आ रहा है समझ में? तो केमिस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती। केमिस्ट की जिम्मेदारी ये होती है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और डॉक्टर अगर नहीं बनाता तो वो मैटर होगा एक तरीके से। आ रहा है समझ में? लेकिन जैसे मेडिकल और ये सारे मैटर हैं तो उनके लिए अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं, वो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो जो ये ऐसे सेंसिटिव मैटर्स या कुछ भी हैं तो उनके लिए अलग अलग खूब सारे एक्ट्स बने हुए हैं। बाकी जो बात कहीं कवर नहीं होती वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले ली जाती है।
ठीक है। अब साइलेंस कब फ्रॉड होगी? जब बंदे की ड्यूटी थी टू स्पीक। क्लियर है? बंदे की ड्यूटी थी टू स्पीक। ड्यूटी कब होती है? जब फिड्यूशियरी रिलेशन होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तुमको सारा कुछ डिस्क्लोज करना होता है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल, कैंसिल हो जाता है। आ रहा समझ में? मैरिज के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं? मैरिज के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? वो कैंसिल हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर उसमें सब कुछ क्लियरली नहीं बताया गया तो वहां पर चुप रहना भी फ्रॉड है। सबसे खास बात समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं? साइलेंस इज फ्रॉड। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो, मतलब शादी हो गई उसके बाद तुमने पूछा कि अरे यार वो तुम्हारी पहले से शादी हुई थी? बोले हाँ 3। बोले कि अरे तुमने बताया नहीं। बोले अरे तुमने पूछा ही नहीं। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो ये फिर फ्रॉड हो जाएगा। मतलब आ रहा है समझ में? आपको पहले से बताना पड़ेगा। फैमिली सेटलमेंट वाले जो हैं उसमें भी आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वहां पर भी अगर आप साइलेंट हो, समझ रहे? हम ये बस ये पढ़ रहे हैं कि कहां कहां पर साइलेंस जो है वो फ्रॉड हो जाएगा। समझ रहे? तो ये सारे केसेस में ये शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होगा? प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें होनी चाहिए। समझ रहे? अगर प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा तो फिर वो क्या हो जाएगा? फ्रॉड। मतलब समझो, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में चुप रहना फ्रॉड नहीं है। समझ रहे? लेकिन ये 5 केसेस जो आपको बताए हुए हैं, ये 5 का अगर आपको कोई एग्जांपल आता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि साइलेंस जो है वो फ्रॉड हो जाएगी। साइलेंस जो है वो फ्रॉड हो जाएगी बेटा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? फिर और जहां पर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, अगर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है तो भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हो जाएगा, नहीं बोला तो अगर। ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन से अपन कल पढ़ेंगे। अभी ब्रेक। ठीक है भाई।